नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई और आज ही जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है उसको लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं यहाँ पर। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और क्या क्या न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे क्या बनती आ रही है कि गौतम गंभीर अपॉइंटेड एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस टीम, इंडियन मैन क्रिकेट टीम की बेसिकली बात हो रही है। अभी अभी आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है और T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता है तो वो किसकी कप्तानी में जीता है? रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है, रोहित शर्मा। और इस समय इंडिया के कोच कौन थे? इंडिया के कोच थे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। अच्छा, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया ने फाइनल में किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। और ये मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़। यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में ये मैचेस हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी इसमें। अब जो कोच है वो बना दिया गया है गौतम गंभीर जी को। अभी देखते हैं किस किस ने इनको बनाया। तो बेसिकली क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, तो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की हेल्प ली गई कोच को डिफाइन करने के लिए। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन थे? मिस्टर अशोक मल्होत्रा, मिस्टर जतिन प्रंजपे और मिस सलाक्षंका नायक, सुलक्षणा नायक थी तीसरी जो मेंबर थी। और इन्होंने 9 जुलाई को ये चीज़ डिसाइड करी है और यूनानिमसली रिकमेंडेड मिस्टर गौतम गंभीर एज द हेड कोच ऑफ टीम इंडिया सीनियर मेंस टीम। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कि ये तो हेड कोच हो गए, बट अभी वीवीएस लक्ष्मण जो है ये टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हेड ऑफ क्रिकेट की पोस्ट एक बनाई गई है। हेड कोच इन्हीं के अंडर का, मतलब हेड कोच के अंडर ये काम करेंगे आगे, ठीक है ना। और इससे पहले कोच कौन थे? राहुल द्रविड़ जी थे। अभी जैसे आपको पता है इंडियन टीम जिम्बाब्वे गई हुई है, उनका प्रतिनिधित्व वीवीएस लक्ष्मण ही कर रहे हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। एंड चेयरमैन कौन है? जय शाह। प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बेनी, बीसीसीआई के। क्लियर बात है बेटा। एंड बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर के ऊपर, गैलेंट्री अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड 2024 दिए गए हैं। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड गैलेंट्री अवार्ड एट डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी 2024। तो ये राष्ट्रपति भवन पे सेरेमनी हुई है और इसमें अब गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। और गैलेंट्री अवार्ड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द ऑनर ऑफ एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस of the officers and personals of armed forces and other lawfully constituted forces और civilians। तो civilians को भी दिया जाता है और armed forces को दिया जाता है और lawfully constituted forces के जो सिपाही होते हैं उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सिविलियंस को भी दे सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। दीज गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बारी ये अनाउंस होते हैं। फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड देन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो इनको अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन, परंतु अभी इनको रिसेंटली दिया गया है, ठीक है। तो अनाउंस जब किया जाता है, दिया उसके बाद जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है गैलेंट्री अवार्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन। इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अवार्ड होते हैं उनको मानते हैं। देखो, एक होता है परमवीर चक्र, इसको पीवीसी कहते हैं। इट शैल हैव एम्ब्रोज्ड, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट शैल हैव एम्बोज्ड ऑन ऑब्जर्वर 4 रेप्लिका ऑफ इंद्राज व्रज। तो इंद्र भगवान के वज्र की तरह, मतलब रेप्लिका इसके 4 होते हैं इंद्र के वज्र, तो वैसा ये दिखता है और ऐसा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है विद ए स्टेट एम्बोज्ड ऑन द सेंटर। तो स्टेट को सेंटर पे बनाया गया है और इंद्र के व्रज को बनाया गया है, इसको बोला जाता है परमवीर चक्र। एक होता है महावीर चक्र। इट शैल बी एम्बोज्ड ऑन ऑब्जर्व 5 पॉइंटेड हेरेल्डिक स्टार। 5 पॉइंटेड हेरेल्डिक स्टार अगर जिसमें है तो वो है महावीर चक्र, ठीक है। फिर एक होता है वीर चक्र, द स्टार ऑफ फीचर एट द चक्र एट द सेंटर। तो बीच सेंटर में एक चक्र होता है विद डोम्ड सेंटर पीस इनसाइड द चक्र
बियरिंग द गिल्ड स्टेट एम्बलम। तो यहाँ पर ये तो हमने देख लिया किस तरीके के इनका होती कहानी। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर किस तरह का है। ये है मेरा स्टार्टिंग में परमवीर चक्र। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 4 वज्र आपके होते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 वज्र यहाँ पे हैं। ठीक है, अभी बात करी थी इंद्र के वज्र, तो ये पहला वाला है परमवीर चक्र, इंद्र के वज्र यहाँ पे है। अशोक चक्र, अशोक चक्र में कुछ नहीं, जो अशोक चक्र है हमारा वो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद आया हमारा महावीर चक्र। महावीर चक्र में क्या बोला भाई, 5 पॉइंटेड हेरेल्डिक स्टार्स है यहाँ पे, और उसके सेंटर के ऊपर डोम्ड स्टेट एम्बलम है। तो सेंटर के ऊपर ये अशोक चिन्ह आ गया हमारा, और यहाँ पे एक स्टार के अंदर बना हुआ है ये। ठीक है ना। अच्छा, ये 5 पॉइंटेड स्टार इसलिए कि उसकी 5 शाखाएं हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। बात समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद आ गया कीर्ति चक्र। ये भी काफ़ी हद तक देखने में अशोक चक्र जैसा ही दिखता है। वीर चक्र की बात कर ले, तो वीर चक्र जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि वीर चक्र में एक चक्र होता है, उसके इनसाइड गिल्ड एम्बलम होता है। तो ये चक्र है, और फिर ये 5 पॉइंटेड, ये स्टार के 5 पॉइंट्स है यहाँ पे, और उसके बाद फिर अशोक चिन्ह आपका यहाँ पे अंदर की तरफ है। ठीक है, शौर्य चक्र भी काफ़ी हद तक, बस कलर में ही डिफरेंस है, कीर्ति और अशोक चक्र से काफ़ी हद तक सेम ही होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन हमको बताई है, और ये जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है ये 11 ही कंट्रीज़ में बताए हैं, 11 कंट्रीज़ में। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की ये न्यूज़ है, इंडिया की बात नहीं है। तो 11 कंट्रीज़ में ये चीज़ बताई गई है। UNESCO approved the designation of 11 biosphere reserve on 11 countries। तो लिखा हुआ ही था ऑलरेडी, 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऑन 11 कंट्रीज ये कराया गया है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। अच्छा, कौन कौन से हैं ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, मैं जो बेसिक पॉइंट्स है उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, पेरिस में है, फ्रांस में। इसके जो डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ओल्जे, और अगर हम बात करें, अच्छा ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, ऑड्रे ओलुजे। आगे बात करते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंदर 3 मेन जोन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, एक होता है सबसे पहले कोर होता है, एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक जोन। अच्छा, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया। अब जो कोर है ना, वहाँ पे जो लोग हैं उनका आना जाना इतना ज़्यादा प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब रोका जाता है कि भाई तुम लोग ज़्यादा घूमो फिरो मत, क्योंकि जो जानवर है उसको परेशानी होगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज कोर। इट मे कंटेन एंडेमिक प्लांट और एनिमल, एंडेमिक प्लांट और एनिमल इसके अंदर हो सकते हैं। द कोर जोन इज प्रोटेक्टेड रीजन अंडर द नेशनल पार्क और सेंचुरी प्रोटेक्टेड रेगुलेटेड, और इसको, इस एक्ट को लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, तो उसके तहत इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है। इट इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेस, के अंदर ह्यूमन इंटरफेस होता ही नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बफर जोन। बफर जोन क्या होता है, अच्छा अब ये जो बफर जोन है ये कोर जोन को सराउंड करता है, कोर जोन के बाहर की तरफ का एरिया बफर जोन कहलाता है। इट सराउंड्स द कोर जोन एंड इट्स एक्टिविटी आर मर्ज्ड सच एज द हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोर जोन एंड इट्स नेचुरल कंडीशन। इट इंक्लूड रिस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, गेजिंग, तो ये इसमें काम किया जा सकता है। अच्छा, इसमें रिसर्च और एजुकेशन एक्टिविटीज़ भी बफर जोन में की जा सकती है, बिकॉज मोस्टली अगर कोर जोन से कंपेयर करें तो सॉइल काफ़ी हद तक सेम ही होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा सॉइल में। तो अगर हम किसी सॉइल का सैंपल ले रहे हैं, किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम बफर जोन से लेके चलेंगे तो यही माना जाएगा कि वो मेन कोर जोन वाला ही सॉइल वगैरह है। नंबर तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्या होता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपके किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का। मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 3 जोन में अपन इसको बांटा, ये हो गया कोर जोन, फिर उसके बाद आ गया आपका बफर जोन, और तीसरी में आ गया ये ट्रांजिशन जोन। तो ये आ गया कोर, ये आ गया बफर, और ये आ गया ट्रांजिशन। इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है ना। इट इज़ द मोस्ट आउटमोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। द जोन इज कॉपरेशन वेयर द ह्यूमन वेंचर्स
कंजर्वेशन आर डन इन हार्मोनी। इट इंक्लूड सेटलमेंट ऑफ क्रॉपलैंड। अच्छा, यहाँ पे खेती की जा सकती है ट्रांजिशन जोन में, फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सकता है, इंटेंसिव क्रिएशन की जा सकती है, इकोनॉमिक यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन का यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, एक प्रोग्राम चलाया गया था यूनेस्को के द्वारा, MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसको कब स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा? 1971 में। MAB मैन एंड बायोस्फीयर program. It is intergovernmental scientific program that aims to establish scientific basis of improvement and relationship between the people and their environment. इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था MAB को। इसमें कुछ और भी चीज़ें आती है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। नेक्स्ट बात के ऊपर चलते हैं। टाटा पावर लॉन्चेस घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने घर घर सोलर का इनिशिएटिव लगा दिया है। जैसे राजस्थान में तो मोस्टली यूज़ करने लगे हैं लोग, बट उत्तर प्रदेश में भी लोग चाहते हैं कि भाई सोलर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो। तो सोलर का उपयोग करना वैसे तो सही है, परंतु बीच में एक समस्या आ गई थी जिसकी वजह से सोलर का उपयोग नहीं करना चाहिए था। 5% से ऊपर हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, बट उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से, तो उसमें भी कोई समस्या है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाया जा सकता है, अपने बिजली का बिल को कम किया जा सकता है। टाटा पावर लॉन्चेस घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश स्टार्टिंग फ्रॉम वाराणसी। तो पहला स्टार्टिंग उन्होंने वाराणसी में करी है। ऑफरिंग सब्सटेंशियल सब्सिडी एंड स्टेट ऑफ आर्ट रूफटॉप सोलर सोल्यूशन टू द रेजिडेंट्स। बिल्कुल सही बात है। रेजिडेंट्स कैन अवेल मैक्सिमम सब्सिडी। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सब्सिडी मिलेगी। आप करवाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा पैसा? 1,08,000 रुपये ऑन द। अच्छा, अगर आप इसको लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी के तौर पे 1,08,000 रुपये मिलेंगे। दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। एंड इंस्टॉलिंग अ 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप कैन सेव अ रेजिडेंट ऑफ INR 27,000 एनुअली। अच्छा, अगर आप 3 किलोवाट का अगर आप रूफटॉप पे लगाते हैं तो आपको करीब करीब 27,000 रुपये आपकी बचत हो जाएगी साल में। ठीक है, एनुअली लिखा है ना ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल, विद द पोटेंशियल टू जनरेट 12 यूनिट डेली आप जनरेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच यू कैन ऑल्सो फॉलो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।